This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः आषाढ शुद्ध अष्टमी दिनांक 17 जुलाई 2021 मातंगदा मधुपुष्टिका शंखं चक्रं गदां दधतं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुत्यां शुकपरिलसं मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निमीनं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यः कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहि सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्रेच्छन्ति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तस्माद् यत्नेन सद्वैतैरिच्छद्भिः सिद्धिमुत्तमां सिद्धिम् उद्धताम् ज्ञातव्यो वक्ष्यते योऽयं ज्वरादीनां विनिश्चयः। तस्मात् सद्वैद्यैः कैः सद्वैद्यैः उत्तमं सिद्धिम् इच्छद्भिः उद्धतां सिद्धिम् इच्छद्भिः सद्वैद्यैः यत्नेन योऽयं ज्वरादीनां विनिश्चयः वक्ष्यते सः ज्ञातव्यः इति अन्वयः। तो जिनको अच्छी सिद्धि चाहिए, उच्च दर्जे की सिद्धि चाहिए, इस प्रकार के वैद्यों को, सद्वैद्यों को प्रयत्न पूर्वक जो ज्वर वगैरह का जो निश्चय है, जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, वो ज्ञातव्य, उसको समझ लेना चाहिए इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आगे इसमें जो भी इस पूरा समूचा ग्रंथ बताया जाएगा वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जो वैद्य अच्छी सिद्धि चाहते हैं उत्तम सिद्धि इस प्रकार की चाहते हैं, वो इसको जरूर पठन करे, उसको समझ ले, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। उक्त निदान पंचकस्य रोग निवृत्ति लक्षण सिद्धि हेतुत्वेन अवश्यं ज्ञातव्यताम् आह तस्मादित्य। तो जो बताया गया निदान पंचक है वो रोग निवृत्ति लक्षण सिद्धि हेतुत्वेन, रोग की निवृत्ति यही जिसका लक्षण है, यही जिसकी सिद्धि है, या निवृत्ति लक्षण यही सिद्धि है, इस प्रकार का उसका हेतु ये ज्ञानोपाय है, तो वो ज्ञातव्यताम् आह तस्मादित्य। उद्धतां बहुविषयत्वेन महती, मूल संबंध पाठ उद्धत इसी प्रकार का, मैंने पाठन मेरे कंठस्थीकरण में उत्तमम इस प्रकार का पाठ था, वो नीचे है। तो खूब विषय होने के कारण जो बड़ी इस प्रकार की है सिद्धि, वो विनिश्चयो रोग निदानमिति, विनिश्चय जो है वो निदान इस प्रकार का रहेगा।
अथ वक्ष्यमाण विकारेषु प्रकृति समसमवाय विकृति विषम समवायादि ज्ञानार्थम चरकोक्ता ज्ञावातादि गुणाः लिख्यन्ते। तो अभी जो वक्ष्यमाण विकार है आगे इसके बारे में हमें बहस करनी है। उनमें से प्रकृति समसमवाय और विकृति विषम समवाय वगैरह के बारे में ज्ञान होने के लिए चरकोक्त जो आतादि गुण है वो बताते हैं। रुक्ष शीतल सूक्ष्म चलोत विशदकरः विपरीत गुणैर्द्रव्यैर्मारुतस्सं प्रशाम्यते। सस्नेहम् उष्णं तीक्ष्णं च द्रवम् अम्लं सरं कटु विपरीत गुणैः पित्तं द्रव्यैराशशाम्यते। पुरुषीत मृदुस्निग्ध मधुर स्थिरपिच्छिलाः श्लेष्मणः प्रशमं यान्ति विपरीत गुणैर्गुणाः। तो प्रकृति समसमवाय और विकृति विषम समवाय वगैरह भावों को जानने के लिए ये रूक्षादि जो गुण है वो महत्वपूर्ण है, ऐसा इसका कहना है। वास्तव में प्रकृति समसमवाय या विकृति विषम समवाय ये जब मेलक होता है द्रव्यों का या दोषों का या रोगों का, इस प्रकार से उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अनेक रसात्मकेषु द्रव्येषु अनेक दोषात्मकेषु व विकारेषु, अनेक रसात्मक द्रव्य हो या अनेक दोषात्मक विकार का हो, वहां समुदाय प्रभाव तत्व किस प्रकार से जाने, ये सभी विषय चरक मीमांसा पहले अध्याय में इसमें आया है। और शुरू में तो बताया है कि प्रकृति समवाय समवाय समसमवाय को ध्यान में रखते हुए जो अवयव है उनके गुण मेलन के द्वारा समुदाय प्रभाव को निश्चित करें। न तो वह खलु सर्वत्र, लेकिन उसका अपवाद आगे बता देते हैं कि इसी प्रकार का सर्वत्र है ऐसा नहीं है। न तो खलु विकल्पमेषु समवेतानाम अन्येषु विकल्पने विकल्पितानाम वगैरह वगैरह ये बात बताई गई है कि इनमें अवयव प्रभावानुमानेन समुदाय प्रभावानुमानं निर्देष्टुं शक्यं, निर्मितुं शक्यं। तो वह समुदाय तत्व को ही समझना, समुदाय प्रभाव तत्व को ही समझना चाहता, हम इस प्रकार का मुद्दा रहे। अभी इन्होंने ये जो बात छेड़ी है कि वात पित्त और कफ के जो गुण है उनके आधार पर प्रकृति समसमवाय बनना है या विकृति विषम समवाय बनना है या और कुछ होना है, ये निर्भर है। और इसके बारे में बहस चक्रपाणि दत्त के टीका में तो नहीं है। वहां सिर्फ अनेक रसात्मक द्रव्य, चाहे एक ही द्रव्य हो या फिर अनेक रसम वाले द्रव्यों का मेलन इस प्रकार का हो, तो उसमें समुदाय प्रभाव तत्व किस प्रकार का रहेगा ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। और फिर जहां तक प्रकृति समसमवाय से बात होती है या उससे अंदाजा लग जाता है, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विकृति विषम समवाय या अन्य चीज से होने के कारण वो वैसा ही रहेगा ऐसा नहीं है, और इसलिए ये काफी टेढ़ा मामला हो जाता है। और वो सभी भावों के बारे में है। आहार खास करके जो है उसमें भी जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं और जिस प्रकार के संयोग या संस्कार किए जाते हैं उसके आधार पर गुणधर्मों में काफी बदलाव आता है। वही आहार स्वस्थ वृत्त का हेतु कब हो जाएगा, स्वास्थ्य का हेतु कब हो जाएगा, और वही रोग का हेतु कब हो जाएगा, ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। औषधियों के बारे में भी वही मुसीबत है कि 50-50 द्रव्यों के संयोग वृत्तों में होते हैं, और उसमें एग्जैक्ट लॉजिक क्या है
ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहता है। फणसरकर सर की जो पद्धति थी, इसमें एक सिंगल द्रव्य से आरंभ करके वो अकेला कहाँ कहाँ पे प्रयोग में लाया है, ये पहले ढूंढ लेना। फिर उसके साथ और कोई इस प्रकार का द्रव्य है क्या जो दोनों मिलकर कहीं कहीं पे प्रयोग किए गए हैं। फिर 3 द्रव्य, 4 द्रव्य, 5 द्रव्य, 6 द्रव्य, इस प्रकार से उसको बढ़ाते जाना। और पुराने जमाने में ये काफी मुश्किल इस प्रकार का काम था, क्योंकि आपको सभी ग्रंथ से ये सभी संदर्भ जो है वो इकट्ठा करने पड़ते। अभी कंप्यूटर के जरिए ये काफी आसान हो गया है। हमारे आयुर्वेद उपचार चिकित्सा के सॉफ्टवेयर में हम एक सिंगल द्रव्य किन किन औषधि योगों में समाविष्ट है, गुड़ुचि ले लेंगे तो गुड़ुचि कितने योगों में समाविष्ट है, ये आपको तुरंत पता लग जाता है। और कोई योग उसमें से ले लिया, उसमें गुड़ुचि के अलावा और कौन कौन से द्रव्य है ये भी हम देख सकते हैं। तो सिंगल कहाँ पे है, 2 है, 3 है, 4 है, वगैरह वगैरह, इसमें जो भी चीजें है वो सभी हमारे सामने सभी रेफरेंसेस आ सकते हैं। और फिर उसके आधार पर हम भली भांति अध्ययन कर सकते हैं। तो मुनिरेव चाहना थी द्रव्य संयोग फलम, ये एक उनका लाडला सूत्र था कि जो संयोग है उनका फल मुनिरेव जाना थी, मुनि सिर्फ जानता है इस प्रकार। और फिर हम तो संयोग संस्कार जो करते हैं, संयोग जो करते हैं खास करके, तो उसमें वनस्पति जो द्रव्य, रासायन, ये जो रसशास्त्र की मेडिसिन, ये भी और सभी इस प्रकार का, और फिर उसके साथ में घृत वगैरह वगैरह ये सब देते रहते हैं। तो वहां पे ये काफी मुश्किल होता है कि सूचेकर भी दिया, उसके साथ बुनिमादी चूर्ण भी दे दिया, उसके साथ कामदगा भी दे दी, दुर्वा दे दी, वगैरह वगैरह सब ऐसे करते हैं। मैं भी कॉम्बिनेशन करता हूँ। तो इसमें ये एक अहम मुद्दा रहेगा कि हाँ, इसका नतीजा क्या होगा। हम सोचते हैं कि प्रकृति समवाय से काम होगा, लेकिन सभी जगह प्रकृति समवाय से ही काम नहीं होगा इस प्रकार से। तो जहां तक रिजल्ट्स मिल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो क्यों नहीं मिले, हमारे डायग्नोसिस में कुछ कमी रह गई, कुछ बातें हमने देखी नहीं, या ट्रीटमेंट में कुछ बातें कम हो गई, गहराई में सोचा नहीं गया, या सिलेक्शन में भूल हुई, वगैरह वगैरह। तो यशस्विता जो है उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपयश अगर होता है तो, और साध्य विकार में अपयश होता है, तो उसके बारे में सोचना जरूरी रहेगा कि अ, किन कारणों से सिद्धि नहीं मिली इस प्रकार से, और फिर उस कारण को दूर करना अहम चीज इस प्रकार के रहेगी। तो ये रूक्ष शीत लघु के आधार पर प्रकृति सम समवाय होना या विकृति विषम समवाय होना, ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि इसको भली भांति समझने की कोशिश किस प्रकार से करेंगे। उक्त निदान पंचकम रोग निवृत्ति लक्षण सिद्ध्यादि हेतुत्वेन अवश्यम ज्ञातव्यम् आह तस्मादित्यादि। तस्मात् कारणात् उत्तमां बहुविषयत्वेन महती सिद्धिमिच्छद्भिः वैद्यैः अयं ज्वरादीनां विनिश्चयो वक्ष्यते कथ्यते स यत्नेन दातव्यः। तो जिनको सिद्धि की अपेक्षा है, उत्तम सिद्धि की अपेक्षा है, वो इसको जरूर किसी एक द्रव्य के बाकी सब गुण तो अपेक्षित है, पर कोई एकाध गुण नहीं चाहिए, तो उस गुण का इफेक्ट ना होगा, इसके लिए क्या करना चाहिए।
विपरीत गुण वाले द्रव्य की जोड़ देनी चाहिए। अभी मैंने एक बात बताई थी, मेरा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर मैंने पढ़ा था इस टाइम में कि द मोड ऑफ एक्शन ऑफ मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक अप्रोच, इस प्रकार से। और वो एक बहुत अच्छा पेपर था, उसके बारे में काफी बहस प्रोफेसर के साथ हुई थी और काफी मुद्दे वहां पे उभर आए थे। तो उसमें ऐसा है कि हम जब औषध देते हैं तो एलोपैथी में उस औषध के कुछ निर्धारित गुण और कर्म है और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए औषध का प्रयोग किया जाता है। आगे आगे जैसे उसके बारे में और कुछ जानकारी मिलती है तो उस दृष्टि से भी इसका प्रयोग होना आरंभ होगा। जैसे एस्पिरिन शुरू में एक एनाल्जेसिक दवा या एंटीपायरेटिक दवा के रूप में प्रयोग में थी। बाद में हृदरोग में ये एंटीकोएगुलेंट काम करती है, इसलिए हृदरोग में इसका प्रयोग किया। अभी तो गर्भिणी में भी एस्पिरिन देते हैं ब्लड फ्लो सुधरने के लिए, इस प्रकार से। तो गर्भिणी में इस प्रकार का प्रयोग करना उचित है नहीं है, ये बाद में पता चलेगा। अभी तो दे रहे हैं लोग इस प्रकार से ब्लड फ्लो सुधारने से, ब्लड फ्लो सुधारने से गर्भाशय। तो ये हमारे यहाँ उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए गर्भिणी में, लेकिन एलोपैथी में अभी इस प्रकार का दे रहे हैं। और हृदरोग में विस्कोसिटी बड़ी हो सकती है और इसलिए रक्त की ग्रंथि बनना और वो कोरोनरी आर्टरी में अटक जाना और फिर उसके लिए माइक्रोवेल इंफार्क्शन हो जाना वगैरह वगैरह, ये बातें ध्यान में रखते हुए विस्कोसिटी कम करने के लिए एस्पिरिन का प्रयोग किया। लेकिन उसमें भी मूल रूप से विस्कोसिटी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है ये देखना जरूरी है। अगर विस्कोसिटी ज्यादा बढ़ी है तो विस्कोसिटी क्यों बढ़ी है ये भी देखना चाहिए। कफ है, आम है, मेद है, तो इन कारणों को ढूंढेंगे और फिर उनके कारण क्या है, कफ क्यों बढ़ रहा है, आम क्यों बढ़ रहा है वगैरह, और उन कारणों को टाल के उनकी जो चिकित्सा प्रॉपर हो वो करेंगे तो ये विस्कोसिटी नहीं बढ़ेगी और फिर हृदरोग का खतरा कम हो जाएगा। लेकिन ये कोई भी सोच एलोपैथी में नहीं है। मैं ही पीटीआईएनआर करवाता हूँ, उसके आधार पर एस्पिरिन को कम कर देता हूँ। अगर वो 1 पर मेंटेन है, ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, तो एस्पिरिन धीरे धीरे कम करके बंद कर देता हूँ। तो इस प्रकार से ये जो संयोग है उसमें किस प्रकार का करना है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और एते वर्गा दोष दुष्टाद्यपेक्षा कर्कवात स्नेह लेहादयुक्ता वगैरह वगैरह, इस प्रकार से पानेन अस्मिन् वासनेन सर्वहिता कृपाभ्यंगे हन्ति लोकांश कुच्छा, जो योग बताए गए हैं 15वें अध्याय में सूत्र संख्या के विभिन्न गण बताए गए हैं, तो उसमें उन्होंने ये हमें छूट दे दी है कि अगर आप उसमें से किसी द्रव्य को अयोग्य मानते हैं किसी वैद्य रुग्ण को देने के लिए, तो द्रव्यंजयाद अयौगिकम, तो वो छोड़ दें। और किसी की जोड़ देने की जरूरत है तो उसमें डाल सकते हैं। हाँ, युंजात तद्विदम अन्यच्च द्रव्यंजयाद अयौगिकम, तो उस प्रकार का कोई उपलब्ध नहीं है तो उस प्रकार का दूसरा द्रव्य उसमें दे सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारे लिए ये बताया गया है कि तुम अगर इस प्रकार से समझते हो
तो आप जिसको निकालना चाहते हो उसको निकाल सकते हो, आप जिसको रखना चाहते हो उसको रख सकते हो, या उसका पर्याय अगर प्रयोग में लाना है तो वो भी कर सकते हो। तो किसी गुण से तकलीफ होगी ऐसे अगर हमें लगता है, तो उस गुण को कम करने के लिए अनुपान का प्रयोग करें। तो मैंने उस पेपर में ये बताने की कोशिश की थी कि ट्रीटमेंट और मेडिसिन ये अलग है। अभी एलोपैथी में फार्मेसी ड्रिवन सभी है, और उनके हिसाब में ट्रीटमेंट और मेडिसिन में कोई अंतर ही नहीं है। वास्तव में ऐसा होता है कि वहाँ प्रिंसिपल कुछ होना चाहिए, जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल प्रिंसिपल है, और फिर सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडिएशन, ये उसकी मोडेलिटीज है। तो केमोथेरेपी उसका ड्रग है इस प्रकार। लेकिन डिस्ट्रक्शन ऑफ से प्रिंसिपल सेल्स, ये प्रिंसिपल सही है या नहीं है, गलत है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर। अभी ये एस्टेब्लिश हो गया है कि कैंसर के लिए डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल यही ट्रीटमेंट है। इतने वर्षों के अनुभव के बाद उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आया। वैसे हृदरोग में ये परिवर्तन आया है, लेकिन ये केवल शास्त्रज्ञ स्तर पर रहा है, डॉक्टरों के स्तर पर उतरा नहीं है। कि 25 बरस सर्जरीज, खास करके ये जो बाईपास सर्जरी है, जो प्लास्टी के करने के बाद ये मालूम हो गया है कि मेडिकल मैनेजमेंट इज सुपीरियर, और सर्जिकल मैनेजमेंट डजंट हैव एन अपर हैंड फॉर मेडिकल मैनेजमेंट। तो ऐसी अगर स्थिति है तो कार्डियक सर्जरी बंद हो जानी चाहिए, बट इट हैज फ्लरिश्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ डॉक्टर्स। ये मेडिसिन के टेक्स्ट बुक की प्रस्तावना है, प्रीफेस है, ब्रिटिश किताब है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर हमें सीखना है, सबक सीखना है, तो हम सबक सीख सकते हैं। अगर हमें सीखना ही नहीं है तो हम सीखेंगे ही नहीं, कभी भी सीखेंगे नहीं इस प्रकार से। तो उनके हिसाब में ट्रीटमेंट इज मेडिसिन ये हो गया, और इस रोग के लिए मेडिसिन अनिवार्य है, चाहे डायबिटीज की दवा हो, चाहे थायराइड की दवा हो, चाहे हाइपरटेंशन की दवा हो। ट्रीटमेंट में दूसरा कुछ भी नहीं आता। लाइफस्टाइल चेंज करो, खाने पीने की आदतें बदलो, योग शुरू करो, ये कुछ भी ट्रीटमेंट में नहीं। केवल और केवल जो ड्रग है वो ही देना, यही वो ट्रीटमेंट बताते हैं। अब इस ड्रग से वांटेड इफेक्ट होते हैं, अनवांटेड भी होते रहते हैं, और उसके बारे में एलोपैथी में कोई सोच ही नहीं है कि अनवांटेड जो इफेक्ट्स इस प्रकार के हो रहे हैं उसको कैसे टाला जाए इस प्रकार से। तो हमारे यहाँ तो अनुपान है उसका, और अनुपान के जरिए हम उसके बुरे जो परिणाम है हमारे दृष्टि से उस मरीज के लिए, उसको टाल सकते हैं। अगर हमें लगता है कि अरे इससे पित्त बढ़ेगा तो घी के साथ दे दो, शहद का साथ दे दो इस प्रकार से, या ठंडे पानी से दे दो वगैरह। लेकिन इसी प्रकार का सोच एलोपैथी में नहीं है। ये एक आम मुद्दा इसमें रहेगा। फिर वो मात्रा कितनी देनी है वो भी निर्धारित कर सकते हैं, और मांदर खाली से ये भी निर्धारित कर सकते हैं काल कौन सा देना है, अपान काल है, प्राण काल है, समान काल है वगैरह। तो स्पेसिफिक जहां हमें एक्शन चाहिए वहीं पे एक्शन होगी, ये भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं। रोगी किस उद्दिष्ट से दवा ले रहा है, हम किस उद्दिष्ट से दवा दे रहे हैं, ये भी सभी इसमें मायना रखते हैं। इससे पता चलता है कि कब कैसा प्रयोग करना है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम साइड इफेक्ट्स तो भली भांति टाल सकते हैं आयुर्वेद, जो बात एलोपैथी में नहीं है। और मेरा लेक्चर पूरा होने के बाद पैरेलल सेशन चल रहे थे, तो दूसरे
सेशन में एक साइकेट्रिस्ट का लेक्चर चल रहा था, तो मैं ऐसे ही वहां पे गया वो लेक्चर सुनने के लिए। और उसका कहना था कि लोगों के मन में काफी गलत सहमियां इसके बारे में है। हमारे हिसाब में, एलोपैथी के हिसाब में ड्रग का इफेक्ट है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अगर आप कोई दवा बता देंगे मरीज को, तो वो पूछेगा ये किसके साथ लेनी है, तो आप बताते हैं पानी के साथ लेना, पानी गर्म या ठंडा। तो आप कहते हैं ठीक है, कुछ भी ले लो, ठंडा ले लो, गर्म ले लो, लेकिन ले लो। खाना खाने के बाद लेना है या खाली पेट लेना है। तो ये लोग सवाल पूछते रहते हैं और वो डॉक्टर तंग आ जाता है, अरे ये क्या बकबक चल रही है, दवा लेनी है बस, बाकी कुछ भी नहीं है इसके साथ में। और उसका कहना था कि ये सब जो सवाल उठते हैं वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के जरिए उठते हैं, क्योंकि वो बताते हैं खाना खाना से पहले लेना, या समान काल में ले लेना, गर्म पानी लेना, ठंडा पानी लेना, घी लेना, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और उसका कोई संबंध नहीं है। उसका कहना था कि आपके ड्रग पे अगर इफेक्ट है तो आप कभी भी कैसे भी ले लो दवा, लेकिन वो काम करेगा ही, काम नहीं कर रखा ऐसा कैसा। लेकिन जब वो काम करेगा, वो अपने निर्धारित काम से और भी काम करेगा जो उसके गुणधर्म है उसके अनुसार, और उसमें से कुछ काम बुरे भी होंगे उसके सेहत के लिए। अब ये मानकर चलते हैं कि ये होना ही है, इसमें कोई सुझाव नहीं है। अगर केमोथेरेपी लेनी ही है, कैंसर को कंट्रोल करने के लिए केमोथेरेपी लेने की अनिवार्यता है। और केमोथेरेपी ले लेंगे तो भूख कम हो जाएगी, शक्ति हो जाएगी, केस बाल झड़ेंगे वगैरह, काफी इस प्रकार के तकलीफें होंगी, और उसके लिए कोई चारा नहीं। ये तो होने ही वाला है इस प्रकार से, आप उसको रोक नहीं सकते। तो कोई विचार भी नहीं मन में आता कि इसके साइड इफेक्ट्स को मैं कैसे कम करूं। सीएसआईआर ने एक रिसर्च किया था केमोथेरेपी ड्रग के साथ गोमूत्र का जोड़ दिया, केमोथेरेपी ड्रग, और ये पब्लिश हुआ, उसको पेटेंट मिल गया यूएस का, और डोज कम हो गया। कैटालिटिक एक्शन गोमूत्र की मिली, तो केमोथेरेपी ड्रग का डोज कम हो गया। डोज कम हो गया तो काफी चीजें बदल जाएगी, उसके साइड इफेक्ट्स कम हो गए, उसकी प्राइस कम होगी। तो इन्होंने ये पेटेंट कैडिला कंपनी को बेच दिया, और कैडिला कंपनी ने मार्केट भी किया वो ड्रग गोमूत्र के साथ इस प्रकार से। तो ये अच्छा कदम है वास्तव में। अगर हम साइड इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं, डोज कम कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा इस प्रकार का होगा। तो मेरा सुझाव है, अगर आपको एस्पिरिन देना ही है तो एस्पिरिन के साथ में वासा या दुआ या और कुछ दवाइयां इस प्रकार से देना बेहतर है। अगर कोई मरीज हृदरोग का है और उसका एस्पिरिन लेना ही है, तो उसको कहेंगे कि इसके साथ ये भी ले लो, कामधुआ ले लो, नहीं तो और कुछ इस प्रकार की दवाइयां दे दो, कि इससे जो पित्त की वृद्धि होने वाली है, इसमें उष्णता बढ़ने वाली है, रक्त की दृष्टि होने वाली है, उनको हम इस प्रकार से टाल सकते हैं। तो उसके साथ में अगर ये जोड़ेंगे, कुछ दवाइयां जोड़ेंगे, तो शायद इसके जो दुष्परिणाम है वो कम हो सकेंगे। तो आइडिया ऐसा है कि मरीज की अवस्था, रोग वगैरह को देखकर उसके लिए सबसे अच्छा मेडिसिन कौन सा है, ये ढूंढने की कोशिश करो, कि जो उसके सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा, एक ही मेडिसिन इस प्रकार से। और फिर भी उसमें भी या अनुपान, मात्रा, काल वगैरह के अनुसार और परिवर्तन लाओ, या और गुणवत्ता उसकी बढ़ाओ, तो ये अच्छी बात इस प्रकार की हो सकती है। लेकिन इस प्रकार की कोई सोच एलोपैथी में है ही नहीं।
और ना ही वो आयुर्वेद जैसे शास्त्रों से कुछ सीखना चाहते हैं। अच्छा होता अगर आयुर्वेद उसके साथ में होता तो कम से कम ये दुष्परिणाम जो है वो औषधों के वो तो कम हो जाए। और एक होलिस्टिक अप्रोच अगर रहता तो संक्षेपत क्रिया को निदान परिवर्जन, ये जो अहम सूत्र है कि किसी भी रोग की चिकित्सा करते हुए पहले उसके कारणों को टालना चाहिए, कारणों को ढूंढना चाहिए। ये दोनों बातें एलोपैथी में नहीं है। और समाज इसके लिए भुगत रहा है। क्योंकि सिम्टोमेटिक रिलीफ के जरिए ये प्रस्थापित हो गई चिकित्सा पद्धति पर, ये साइंटिफिक सिस्टम है इस प्रकार से इस्टेब्लिश हो गई। और उसके दृष्टिकोण से अन्य वैद्य शास्त्र है या नहीं ये देखना आरंभ हो गया। ये बड़ी मूर्खता है। तो कल जैसे मैंने जिक्र किया था कि एलोपैथी साइंस है क्या, यही पहली जांच करो और फिर उसकी दृष्टि से देखना, इसके बारे में सोचो। वैसे देखा जाए तो आयुर्वेद अच्छा साइंस है, जिसको साइंस कहे इस प्रकार का है। और हमारे भी ग्रंथों में उसके बारे में निर्देश है, लेकिन ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। साइंस तो है लेकिन बहु कारण योगजन्य भाव होने के कारण सभी जगह सही सही तरीके से ज्ञान पाना, उसको प्रयोग में लाना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। विमल विपुल विद्यारति बुद्धि मातुली करियो पुनरुत्थित। विमल विपुल बुद्धि है तो भी उसकी व्याकुलता हो जाएगी अल्प बुद्धि वाले की क्या कथा इस प्रकार से। तो मेरा वो पेपर बहुत अच्छा इस प्रकार का, मुझे बहुत समाधान उसका मिला। और कोलटकर सर ने ये जो बात बताई कि रोगी किस उद्दिष्ट से लेता है और वैद्य किस उद्दिष्ट से देता है। रोगमाधव परीक्षेत ततोनंतरम औषधम ततः कर्म विषय पश्चात ज्ञानपूर्वम समाश्रयति। ये ज्ञानपूर्वम की बात क्यों आई है कि मैं ये इस प्रकार का द्रव्य इस मात्रा में इस अनुपान से दे रहा हूँ, इससे इतना दोष संचय कम हो जाएगा, दोषों का शमन होगा, शोधन होगा, वगैरह वगैरह जो भी बातें हैं वो हमें पहले से ही पता इस प्रकार की होनी चाहिए। और फिर उसके आधार पर चिकित्सा जो होगी वो यशस्वी इस प्रकार की होगी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारे हिसाब में ये अगर प्रकृति समसमवाय कृत्रिमी शुभ समवाय वगैरह वगैरह इस प्रकार के भी जो है उसको भली भांति समझना, रोग को उस प्रकार से समझ लेना, औषध को उस प्रकार से समझ लेना, और चिकित्सा तत्व क्या है ये समझ लेना, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और वो अगर करते हैं तो सिद्धि अवश्य इस प्रकार की मिलेगी। तस्मात् यज्ञेन यत्नेन सद्वैद्यैर इच्छद्भिः सिद्धिमुद्धतां ज्ञातव्यो वक्षते योऽयं ज्वरादीनां विनिश्चयः। तो ये ज्वरादि का विनिश्चय जो है वो जरूर जान दे इस प्रकार से। शायद हम अंत तक आ पहुंचे हैं। श्री माधवकर विरचिते माधव निदाने पंच निदान लक्षण समाप्त। तो माधवकर विरचित जो माधव निदान दूसरे पंच निदान लक्षण, ये जो पहला अध्याय है वो समाप्त हो गया। श्री विजय रक्षित कृतायां विजय रक्षित कृतायां मधुघोष व्याख्यान पंच निदान लक्षण समाप्त। श्री वैद्य वाचस्पति कृते आतंक दर्पणे रुग्ण विनिश्चय व्याख्यान सर्वरोग निदानादि पंचक कथन। तो मधुकोश टीकाकार विजय रक्षित है और ये जो आतंक दर्पण टीका है वो वैद्य वाचस्पति, श्री वैद्य वाचस्पति इस प्रकार के हैं। तो यहाँ पे पहला अध्याय पूरा हो गया माधव निदान। अब अगले गुरुवार को शायद दूसरा कौन सा टेक्स्ट लेना है, शुरू करना है, वो मैं सोच रहा हूँ। एक तो मेरे मन में चक्रदत्त है और खास करके पंचकर्म के बारे में उसकी खासियत है।
काफी योग भी अलग इस प्रकार के हैं, या रसशास्त्र का कोई ग्रंथ रसरत्न समुच्चय वगैरह इस प्रकार का, वो अगर लेंगे। मेरा मकसद ये है कि हाँ, तत्वज्ञान के स्तर पर रोग के बारे में और औषधियों के बारे में पूरी जानकारी हमें हो, और एक सर्वांगीण दृष्टिकोण निर्माण हो जाए निदान के बारे में, चिकित्सा के बारे में, और जो औषधियां बाजार में उपलब्ध है उनके बारे में ज्यादा जिक्र करेंगे। अभी केरल की काफी दवाइयां उपलब्ध है, वैद्य शास्त्र की भी काफी दवाइयां उपलब्ध है, और अभी वैद्य भी बढ़ गए हैं, तो औषधि निर्माण भी हो सकता है, रसशास्त्र की दवाइयां हो या इस प्रकार की तैलघृत वगैरह इस प्रकार की दवाइयां हो, या कल्वी रसायन को पिपक रसायन इस प्रकार की हो, तो बनाने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपेक्षा के अनुसार हम औषधि निर्माण इस प्रकार का कर सकते हैं। तो इसको पढ़ने का मूल उद्देश्य उद्देश्य जो था मानव निदान मतलब पौष्टिका को पढ़ने का, आयुर्वेद को भली भांति समझने के लिए इसकी टीका बहुत अहम इस प्रकार की, और काफी मुद्दों के बारे में उसमें बहस की गई है। और जैसे कि मैंने अभी दोष किस प्रकार का कारण है, समवाय असमवाय निमित्त वगैरह जैसे मुद्दों को हमें भली भांति देखना है, उसमें जो तत्व है उसको समझना है, और वही सिलसिला औषधि द्रव्यों के बारे में अल्पस्य अपि महार्थत्वं प्रभूतस्य अल्पकर्मतां कुर्यात् संयोग विश्लेषण काल संस्कार युक्तिभिः रसशास्त्राविषयी रसरत्न समुच्चय घेतल्यास बरे होईल, फारसा कधी वाचनात आलेला नाही. तो मैंने भी सिर्फ कंठस्थीकरण के लिए महारस उपरस साधारण रस के लिए रसरत्न समुच्चय का प्रयोग किया था, और जो भी प्रिंसिपल्स है उसके उसको समझने की कोशिश होनी चाहिए। सिर्फ अभी ये पीडीएफ फॉर्म में या किसी दूसरे तरीके से अवेलेबल है क्या नेट पे, ये देखना चाहिए। अगर किसी को चंडांश पण चालू तो जरा मुझे ढूंढ के बताना कौन सा टेक्स्ट अवेलेबल है, और फिर उसमें से कौन सा चुनना है हमारे लिए। ये एक बिकॉज इट इज रिटन बाय वैद्य काशीकर who was from महाराष्ट्र ठीक है, उपलब्धि क्या है ये देखेंगे, और फिर रसचंडांश इज अवेलेबल इन पीडीएफ। ठीक है, तो मुझे भेज दो ईमेल में जो लिंक है वो, तो मैं एक बार देख लेता हूँ, और मूल ग्रंथों में पंचकर्म के बारे में बहस होती ही रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सहस्त्र योग से हमने ये जो साउथ में प्रचलन में है औषधि द्रव्य, उनके बारे में काफी जिक्र हुआ, और वो अवेलेबल भी है, ये एक उसका अहम मुद्दा है। रहती है बात रसशास्त्र के द्रव्यों की, तो एक तो भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, सारंग, इनको ले सकते हैं कि जिसमें सभी जिक्र है। तो मैं समझता हूँ शुरू में रसशास्त्र का ग्रंथ कुछ ले लेंगे, और बाद में ये भाव प्रकाश वगैरह इस प्रकार को ले लेंगे, तो उसमें ये सभी औषधि योग इकट्ठा
समा गए हैं। और रसचंडांशु या रसरत्न समुच्चय पढ़ने पर हाँ, उसके जो तत्व है उसको समझने की कोशिश करें, और फिर आगे चलकर व्यवहारात वापरला जाणारे बरेच वैशिष्ट्य होतात, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता वैशिष्ट्य रत्नावली में तत्व के बारे में कुछ विचार विमर्श है। तो रसशास्त्र के तत्वों के बारे में अगर पता चलता है तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और वो रसरत्न समुच्चय या रसचंडांश ग्रंथ में ज्यादा होगा, ऐसा मुझे लगता है। वैशिष्ट्य रत्नावली में सिर्फ बहुत सारे रसकल्प, ये सही है कि उसमें से कई बाजार में उपलब्ध है, तो ये थोड़ा सा रसरत्न समुच्चय वाग्भटोक्त असल्याने व सर्वात पहिला रसशास्त्राचा ग्रंथ आहे, त्यामुळे तो सर्वप्रथम वाचल्यास अधिक चांगले होईल। रसशास्त्राचे मूळ तत्व जास्त ऑथेंटिक आहे। तो देखेंगे दोनों इस प्रकार से, और फिर किसका निश्चय करना है ये थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, तो अगले गुरुवार को कैसे करेंगे ये थोड़ा देखेंगे, और अगले रविवार का 25 तारीख का जो मैंने बताया था कि वर्कशॉप प्रातिपदिक कोश पर होगा। अभी मुझे मालूम नहीं रिस्पॉन्सेस कितने हैं क्या है, त्याची पीडीएफ मिळेल तो शेयर करो, पीडीएफ दोनों की, तो देखते हैं इस प्रकार। तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे कि ये 25 तारीख को जो वर्कशॉप करने जा रहे हैं उसमें मेरी अपेक्षा ये है कि एक तो विषय स्पष्ट हो जाए सभी लोगों के लिए, किस प्रकार से काम करना है, और जो काम करना ही चाहते हैं वही इसमें ज्वाइन हो जाए। केवल आरंभ शूर होना ठीक नहीं है इस प्रकार से। और काफी तरक्की आगे करनी है, बहुत सारे विषय है, बहुत सारे तरीके से प्रयास करने हैं, तो डेडिकेटेड ग्रुप्स होने चाहिए। ग्रुप वर ही शेअर कराल सर पीडीएफ। ओके, कर सकते हैं। वैभव तुम ही करो, हाँ मुझे भी दे दो और लोगों को भी दे दो तो ठीक रहेगा। मुझे ईमेल में भेजो ताकि ईमेल के जरिए सीधा लैपटॉप में ओपन कर सकूं। तो लोगों के सामने भी ये होगी अगर इस तरह से देखना है तो। और मैं मानता हूँ कि आयुर्वेद के सभी ग्रंथ कम से कम पीडीएफ फॉर्मेट में हमें उपलब्ध है। हमारी कोशिश रहेगी कि उसको एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें संशोधन कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं शब्दों को, और वो आवश्यक होगा इस प्रकार से। मी ग्रुप मध्ये नाही, प्लीज ऐड करू शकता का? वो सुश्रुत का नंबर दे दो, और archive.org, ये क्या है archive.org? नैनी ग्रंथ अवेलेबल ही है। www.archive.org, यही होगा, HTTPS वगैरह लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, इसमें मैं भी झांक कर देखता हूँ archive.org, और कौन से ग्रंथ उपलब्ध है इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। तो देखते हैं
आज यहीं पे रुकते हैं, नया कुछ शुरू करने से बजाय। अगले सोमवार को फिर चरक को लेकर हाजिर होंगे और गुरुवार से नया टेक्स्ट शुरू करेंगे। हाँ। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः विश्वेभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृता व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरतिभुवने काञ्च सुष्ठुप्रतिष्ठा श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। शायद वैभव वाणी को भी करो, ईमेल या व्हाट्सएप करो, शायद वो कुछ कर सके। I'll share all Guru Grantha PDF on Guru. ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान में करा।